हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC3 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2, इस पेपर से आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय चालुक्य चालुक्य आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो भारतीय संस्कृति के प्रति बादामी के चालुक्यों के योगदानों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चालुक्यों में कई चालुक्य हुए, वेंगी के चालुक्य हुए, बादामी के चालुक्य हुए, लेकिन मूल रूप से हमें बादामी के चालुक्यों के विषय में जानना है। तो चलिए हम उनकी संस्कृति और उनकी कला के विषय में आज की क्लास में जानेंगे। बादामी के चालुक्यों का शासन भारतीय इतिहास का काफी महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया। इस अवधि में चालुक्यों ने कला, साहित्य तथा धर्म के संवर्धन में अनेक महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। हम एक एक करके इनके सभी योगदानों को देखेंगे। सबसे पहले हम स्थापत्य कला की चर्चा करते हैं। चालुक्यों के शासनकाल में कला का सर्वांगीण विकास हुआ। चालुक्य शासकों ने अपने साम्राज्य के अंदर पहाड़ों को काटकर कई विस्तृत सभागार एवं खूबसूरत गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया। खुदाई के फलस्वरूप ऐहोल में 4 गुफा मंदिर मिले हैं। इनमें 2 शिव मंदिर, 1 विष्णु का मंदिर और 1 जैन मंदिर है। 573 ईस्वी में बने विष्णु के गुफा मंदिर की बनावट को देखकर चालुक्यों के मंदिर निर्माण कला के उच्च कोटि की प्रशंसा भी की जाती है। इसमें एक खंभों वाला बरामदा है। खंभों पर देखकर खंभों पर ही अवस्थित सभागृह भी है। इसमें एक खंभे का बरामदा है, खंभों पर ही अवस्थित सभागृह है और चतुर्भुज आकार का गर्भगृह भी है। सभी मंदिरों को सजाने की प्रक्रिया में उनमें कई आकृतियां खोदकर बनाई गई हैं। विष्णु मंदिर एवं शिव मंदिर अपनी वास्तुकला में अन्य मंदिरों से भव्य है। स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिरों का निर्माण प्रथम बार इसी साम्राज्य के अंतर्गत विशाल रूप में किया गया और यह प्रक्रिया 13वीं सदी तक चलती रही। ऐहोल, पट्टकला एवं बादामी में विभिन्न आकारों की सुंदर मूर्तियां एवं मंदिरों का निर्माण इसी साम्राज्य की देन है। ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी भी करीब इस क्षेत्र में 70 मंदिर खड़े हैं। अपने उस काल की भव्यता का वर्णन करने से नहीं चूकते। जनता से वसूले गए कर का विशेष भाग इसकी सजावट पर खर्च किया जाता था। इस मंदिर में लद्दाख का मंदिर, गुफा मंदिर एवं स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिरों का संधि स्थल माना जाता है। इसी कड़ी में दुर्गा मंदिर के बारे में हम जानेंगे। चैत्य गृहों की नकल पर बना दुर्गा मंदिर भी इस काल का एक महत्वपूर्ण कला का उदाहरण है। इस काल में बने इस मंदिर में कुछ नई कृतियों के दर्शन होते हैं। यह है गर्भगृह एवं मुख्य सभागृह के बीच बना एक संधि गृह। इस मंदिर में एक शिखर भी था जो अब नहीं है, किंतु इसके बगल में अवस्थित दूसरे मंदिरों के शिखर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दुर्गा मंदिर के शिखर का निर्माण नागर शैली में हुआ होगा। पट्टकला के क्षेत्र में हम देखें तो पट्टकला में बनवाए गए मंदिरों में पापनाथ के मंदिर में द्रविड़ एवं नागर दोनों कला शैलियों का संयुक्त प्रभाव परिलक्षित होता है। वस्तुतः इस मंदिर के शिखर
जो नागर शैली का है, को हर तीसरे मोड़ पर शैल अलंकारों का निर्माण किया गया है, जिससे उसकी आकृति चालुक्य बेसर शैली के शिखरों के अनुरूप दिखाई देती है। पट्टकाल में बने मंदिरों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विरूपाक्ष का मंदिर है। इसका निर्माण पूर्णतः द्रविड़ शैली के अनुरूप किया गया है। इसका निर्माण विक्रमादित्य की पत्नी ने किया था। ये सभी मंदिर कलात्मकता की दृष्टि से असाधारण है। इन मंदिरों के निर्माण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें प्रयुक्त भारी शिलाखंडों को बिना गारे की सहायता लिए ही एक पर एक रखकर बनाया गया है। विरूपाक्ष एवं कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर में कई समानताएं पाई गई हैं। इस मंदिर का शिखर पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। इसकी सुंदरता में दक्षिण की छाया स्पष्ट होती है। अब हम इनके चित्रकारी व्यवस्था को देखेंगे तो इस काल में दीवारों की चित्रकारी पर बहुत ध्यान दिया गया था। अजंता में बना चालुक्य के काल की उत्कृष्ट चित्रकारी का साक्षात उदाहरण है। यहाँ पर बनाए गए भित्ति चित्रों में पर्शिया के राजदरबार एवं बुद्ध की लुभावली प्रतिमा काफी उल्लेखनीय मानी जाती है। चालुक्यों की शिक्षा की बात करें तो चालुक्य शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष रुचि दिखाई। इस युग की विशेषता के अनुसार चालुक्यकालीन शिक्षा व्यवस्था भी मूलतः धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित थी। आमतौर पर मंदिरों का उपयोग ही शिक्षण संस्थानों के रूप में किया जाता था। शिक्षा का माध्यम मुख्यतः संस्कृत था, परंतु क्षेत्रीय भाषाओं के विकास का भी प्रमाण मिलते हैं। पुरोहित मुख्य शिक्षक वर्ग थे एवं शिक्षा का मुख्य विषय प्रायः धर्म ही होता था। साहित्य के बारे में बात करें तो चालुक्य शासकों का संस्कृत साहित्य के उत्थान एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस समय के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में भी वानभट्ट की गयात्मक शैली का विकास हो चुका था। चालुक्य युगीन अभिलेखों में रामायण एवं रघुवंश के कई आख्यान उद्धृत किए गए हैं। वस्तुतः उस समय की साहित्य की मुख्य विषय धर्म होता था। इसके अतिरिक्त राजा का यशोगान, प्रेम गाथा एवं करुणा भी साहित्य के प्रमुख विषय होते थे। पुलकेशन द्वितीय के समय एक कवि रवि कीर्ति था, जिसकी रचनाएं, कविताएं ऐहोल अभिलेख में देखी जा सकती है। चालुक्यों का धर्म के क्षेत्र में देखें योगदान तो हम पाते हैं कि दक्षिण भारत में आर्य एवं द्रविड़ सभ्यता के मिश्रण का प्रभाव धर्म पर भी पड़ा। विभिन्न पंथों के सामंजस्य देखने को मिलते हैं। इस काल का सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म शैव तथा वैष्णव धर्म था। चालुक्य शासकों ने शैव धर्म के विकास में विशेष रुचि दिखाई। इस समय के स्थापत्य कला पर भी शैव धर्म का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वताप, पटकल एवं आदि में शैव मंदिर इसके अनेक प्रमाण हैं। शिव के साथ कार्तिकेय की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। इस समय बौद्ध धर्म पराभाव की अवस्था में था, परंतु बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहित किया गया। पुलकेशिन द्वितीय ने कुछ जैन मंदिरों का निर्माण कराया तथा जैनों को भूमि प्रदान की। शिव एवं विष्णु की पूजा के साथ साथ शक्ति के पूजा के प्रभाव भी चालुक्यों के समय देखे जा सकते हैं। उस समय तक दक्षिण भारत इस्लाम और ईसाई धर्म का भी पदार्पण हो चुका था। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है।
हम उम्मीद करते हैं कि चालुक्यों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का जो मैंने कार्य शुरू किया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो या कोई सुझाव तो आप हमें ज़रूर लिखकर कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम उनको यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।